तो ईबीएन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन को जब इसको ग्राफिकली इसको प्लॉट किया गया, ठीक है, तो इधर आपने मास नंबर डाला, इधर आपने ईबीएन डाला। इसको जब प्लॉट किया गया तो कोई एग्जैक्ट प्लॉट आपके बुक में दिया है, मैं रफली प्लॉट कर देता हूं। ये रफली कुछ ऐसे जाता है और फिर ऐसे करके चला जाता है। टू बी वेरी प्रिसाइज, ये कुछ ऊपर गया है, देखो ऐसे ऊपर गया है, फिर थोड़ा नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया है, फिर ऐसे ऊपर जा रहा है। ये जो सबसे पीक वाला पॉइंट है, ये पीक वाला जो पॉइंट होता है, जिस मास नंबर के अप्लाई हो रहा है, ये तुम्हारा होता है Fe। तो हाईएस्ट आपका बाइंडिंग एनर्जी Fe का है। तो क्या मतलब हुआ इसमें, ये ईबीएन ध्यान से देखना, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, हम केवल पर न्यूक्लियॉन के सेंस में बात कर रहे हैं। यानी कि जितना मास नंबर कम है, शुरू में देखो एकदम जीरो से क्या पहला हाइड्रोजन आता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ऐसे बढ़ता जाता है। तो जैसे जैसे मास नंबर बढ़ रहा है, आपका ईबीएन की वैल्यू बढ़ रही है, और ये मैक्सिमम पहुंच गई आपकी Fe, आयरन पे पहुंच गई। इसके बाद ये आपका गिरना शुरू करता है, और लास्ट में आपका यहाँ पे जो सबसे हैवी मटेरियल होते हैं, जैसे यूरेनियम है, ठीक है, ये यूरेनियम 238 तक पहुँच गए हम लोग। तो ये आपका 235 है, 238, हाँ ये 56 है आपका, ये 56 है, ये 238 है। और इधर आपका क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 3 है, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3 एंड हीलियम और लिथियम सब ऐसे हैं। अब ये ग्राफ देखो बहुत इंपॉर्टेंट आपको क्या बता रहा है। अच्छा, ये जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, ये होती है 8 ये दो डेटा लिख लो, 8.75 ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, ठीक है। तो 56 के करस्पॉन्डिंग जो तुम्हारा हाईएस्ट वैल्यू आती है, ये वैल्यू क्या आती है, ये तुम्हारा 8.75 आती है। ये जो आयरन की जो वैल्यू आई है 56 एटॉमिक नंबर पे, ये जो वैल्यू आती है मैक्सिमम आती है 8.75, ठीक है। अच्छा, अब तुमसे ये पूछा जाए कि इस पूरे ग्राफ को देख के आपकी क्या, मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि सबसे ज़्यादा स्टेबल न्यूक्लियाई कौन से दिख रही है इसमें, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा कहलाएगा, आयरन। क्यों, बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है। अगर मैं पूछूं कि इन सब में सबसे ज़्यादा मास डिफेक्ट किसके अंदर होगा, आयरन के अंदर, यानी कि आयरन के अंदर ज़्यादा मास डिफेक्ट है, तो आयरन के अंदर ज़्यादा तुम्हारा बाइंडिंग एनर्जी आ रही है। इसलिए इस आयरन को अगर इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में ब्रेक करना पड़ेगा, तो तुम्हें सबसे ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, यानी कि सबसे ज़्यादा स्टेबल है। इज इट क्लियर? तो नेचर का बहुत ही सिंपल रूल है कि हर आदमी कहाँ जाना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है लाइफ में, हर आदमी स्टेबल होना चाहता है लाइफ में। यानी कि हर पार्टिकल की टेंडेंसी किधर है, स्टेबिलिटी की तरफ है। यही जो रीज़न होता है हमारा, जो न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूज़न जो होता है, यही बहुत बड़ा रीज़न है। अब ध्यान से देखो, जो हमारे दो प्रोसेस होते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया ना, इस ग्राफ को समझ में आ गया ठीक से? ठीक है। अब देखो, अब यहाँ दो प्रोसेस जो होते हैं,
जो पहला प्रोसेस होता है फिशन प्रोसेस होता है, ठीक है। फिशन प्रोसेस जो जैसे हमारा जो एटॉमिक बम होता है, जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन होते हैं, वो इसी कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। फिशन में क्या होता है, कोई एक हैवी न्यूक्लियस होता है, वो हैवी न्यूक्लियस तुम्हारा न्यूट्रॉन के बम्बार्डिंग से तोड़ा जाता है और वो अपने दो अलग न्यूक्लियस में ब्रेक कर जाता है, जिसमें एनर्जी रिलीज होती है। ये तो होता है फिशन प्रोसेस। होता क्यों, ये ध्यान से सुनो। वो ये ग्राफ बहुत अच्छे से बताता है। यूरेनियम का जो मटेरियल है, यूरेनियम का मटेरियल जब टूटता है तो ये अभी इस पॉइंट पे है। ये जब टूटता है तो क्रिप्टॉन और एक और कोई है तुम्हारा, क्रिप्टॉन और क्या बनता है, एक हाँ, क्रिप्टन और बेरियम, क्रिप्टन और बेरियम जो कि यहाँ पे कहीं पाए जाते हैं। तो ध्यान से सुनो, इसका मतलब क्या हुआ कि जब यूरेनियम का मटेरियल टूटता है तो वो तुम्हारा जो बेरियम बनता है वो यहाँ पे है। मतलब देखो, यूरेनियम का जो तुम्हारा ईबीएन की वैल्यू है वो वैल्यू तुम्हारी कम है, मतलब यहाँ पे मास डिफेक्ट तुम्हारा कम है। जब ये छोटे एटम में टूट रहा है तो इसका मास डिफेक्ट ज़्यादा हो रहा है। मास डिफेक्ट ज़्यादा होने का क्या मतलब है कि यहाँ पे एनर्जी कम है, यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा हो गई है। इसका मतलब जो डिफरेंस होता है तुम्हारा, मतलब जो मास डिफेक्ट का जो डिफरेंस आ रहा है, उतना एनर्जी और एक्स्ट्रा रिलीज हो जाती है। इसीलिए फिशन प्रोसेस जब हमारा कंडक्ट किया जाता है तो जब हैवी न्यूक्लियस तुम्हारा दो लाइटर न्यूक्लियस में ब्रेक करता है, हैवी जब तुम्हारा लाइटर न्यूक्लियस में जब ब्रेक करता है तो क्या हो रहा है, यहाँ पे बेसिकली जो तुम्हारा ईबीएन की वैल्यू वो बढ़ रही है। ईबीएन की वैल्यू बढ़ने का मतलब क्या है कि इस मटेरियल से इस मटेरियल को कॉन्स्टिट्यूट करने में तुम्हारा मास डिफेक्ट बढ़ रहा है। मास डिफेक्ट बढ़ने का मतलब क्या है कि कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी और इन्वायरमेंट को रिलीज हो रही है। इज इट क्लियर, समझ में आया? इसीलिए हाँ, मास डिफेक्ट सबसे कम इसका होगा। लेकिन जो अभी देखो दो प्रोसेस को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, फिशन प्रोसेस में हैवी न्यूक्लियस टूटता है, बेरियम और क्रिप्टन में बनता है। तो ये तुम लोग समझ में आ गया कि यहाँ पे आपका मास डिफेक्ट कम है, ये मास डिफेक्ट यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है। तो जो डिफरेंस ऑफ मास डिफेक्ट है दैट इज योर इंक्रीजिंग, बिकॉज ऑफ दैट एनर्जी इज रिलीज्ड। तो यहाँ पे एनर्जी आपकी अब आ जाओ फ्यूज़न में। फ्यूज़न में क्या हो रहा है, देखो फ्यूज़न में भी बहुत प्रोसेस होता है, वो डिटेल में भी आगे देखेंगे हम लोग। इक्वेशंस दिए हैं आप लोग को, रिएक्शन जो बोलते हो केमिस्ट्री में, उसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन से मिलता है, हाइड्रोजन तुम्हारा प्रोटियम ड्यूटेरियम से मिलता है, ड्यूटेरियम ट्रीटियम से मिलता है, हाइड्रोजन हीलियम से मिलता है, हीलियम हीलियम से मिलता है। सारे कॉम्बिनेशन जो सन के अंदर होता है ना, यही होता है। तो ये जो प्रोसेस होता है इसमें दो न्यूक्लियस आपस में फ्यूज़ कर रहे हैं, फ्यूज़ करके एक बड़ा न्यूक्लियस बना रहे हैं। देखो फिर से समझो, यहाँ पे न्यूक्लियस अभी यहाँ पे ये दोनों है, ये बन के यहाँ बनते हैं, ये आगे चल के हीलियम बन रहा है, इधर हीलियम है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, सेम लॉजिक से पर न्यूक्लियॉन जो बाइंडिंग एनर्जी है, मास डिफेक्ट पहले कम है। जब ये हैवी न्यूक्लियस, तो सेकंड केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे जो लाइटर न्यूक्लियस है, लाइटर न्यूक्लियस that is converted into heavy nucleus। तो यहां पे फिर से विद द सेम थ्योरी, इसी ग्राफ से तुम बोल सकते हो कि सर पहले मास डिफेक्ट कम है, अब मास डिफेक्ट ज़्यादा हो गया है। तो मास डिफेक्ट ज़्यादा हो गया तो मास का लॉस ज़्यादा हो गया। इसलिए जब भी ये प्रोसेस होगा तो यहां पर भी आपकी एनर्जी रिलीज होगी। इज इट क्लियर टिल नाउ? ठीक है, इसको लिख लो। इसमें एक पॉइंट और लिख लीजिएगा कि ग्राफ में ये 30 पॉइंट से लेके, मतलब ये जब 30 होता है, 30 से 170 तक इसमें डिविएशन बहुत कम होता है बाइंडिंग एनर्जी में। तो ये जो न्यूक्लियस है ऑलमोस्ट तुम बोल सकते हो कि बहुत ही हाईली स्टेबल न्यूक्लियस होते हैं। कहाँ से कहाँ तक, जब ए की वैल्यू 30 से ग्रेटर एंड 170 से लेस, तो यू कैन से दिस ईबीएन वैल्यू इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट।
ठीक है। अब न्यूक्लियर फोर्स देखो, अभी जैसे मैंने क्या बोला कि हाइड्रोजन एटम में किसी भी इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करने के लिए यू नीड एन एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ जस्ट 13 पॉइंट्स, कितना था 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हियर 8.75 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इट्स अ वेरी बिग एनर्जी। तो इतनी बिग एनर्जी क्यों चाहिए होती है? अब रीज़न सुनो, जब इलेक्ट्रॉन तुम्हारा ऑर्बिट में घूमता है तो इसको तुम्हें नॉकआउट करने के लिए तुम्हें किस फोर्स से फाइट करना है? तुम्हें फाइट करना किस फोर्स से? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। हाँ, इसको कौन खींच रहा है अपनी तरफ? इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स खींच रहा है। इसी फोर्स से तुम्हें टक्कर लेना है, तुम इसको नॉकआउट कर दोगे। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम लोग को लग रहा था बहुत बड़ा फोर्स है, लेकिन जब तुम न्यूक्लियस के अंदर घुस रहे हो और न्यूक्लियस को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट में जब तोड़ रहे हो तो ये मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फॉर्म में आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कोई अलग काइंड का फोर्स है, ये जो फोर्स है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना मैग्नेटिक फोर्स है, तो ये एकदम ऑल टुगेदर इट्स अ न्यू फोर्स। ठीक है, तो दिस फोर्स इज कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है कि ऐसा फोर्स जो बहुत ही कम डिस्टेंस में होता है, शॉर्ट डिस्टेंस और बहुत ही शॉर्ट। तो इसका ग्राफ बनाइए पहले, इस फोर्स को समझने के लिए इसका ग्राफ बनाइए। देखिए ठीक है, देखो ये जो ग्राफ क्या बता रहा है, इस एक्स एक्सिस पे आर मतलब क्या है कि दो न्यूक्लियॉन के बीच की डिस्टेंस है। किसमें है ये? एफएम, फेर्मीमीटर फेमेटोमीटर। अब ये देखो ग्राफ क्या बता रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी, अगर आर की वैल्यू क्या है, शुरू में जब आर बहुत कम है तो ये वैल्यू पॉजिटिव है, पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है। इसका मतलब स्टेबल कि अनस्टेबल? वेरी अनस्टेबल। ठीक है, और देखो ये वैल्यू जब आर नॉट के बराबर, आर नॉट की वैल्यू 0.8 एफएम है, मतलब न्यूक्लियॉन की डिस्टेंस, जब तुम्हारी ये बीच की जो डिस्टेंस है दो न्यूक्लियॉन के बीच में, उसी को हमने आर नॉट बोला है। ठीक है, हाँ ये आर नॉट बोलते हैं। तो न्यूक्लियॉन के जो बीच की जो डिस्टेंस है वो प्लॉट किया गया। ये क्या बता रहा है कि ये 0.8 पर ये वैल्यू सबसे ज़्यादा माइनस है, मतलब इस पॉइंट पे मोस्ट स्टेबल। इससे जो ही ज़्यादा जाते हो, देखो 1 फर्मीमीटर 2 के बाद नेग्लिजिबल हो गया। मतलब ये जो फोर्स है, इस फोर्स के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से 2 के बाद ये फोर्स अपना काम करना बंद कर देता है। लेकिन 0.8 पे वैल्यू कितनी है? -100। इसकी यूनिट में क्या देखो लिखा है, ये MEV लिखा है, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब ये फोर्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। न्यूक्लियर फोर्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, अगर 0.8 पे दो पार्टिकल रख दिए गए हैं, दो आपके न्यूक्लियॉन, तो उनको तोड़ने के लिए आपको इतनी एनर्जी चाहिए होगी। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है आपका। अच्छा, इसको और पास ले आओगे तो और पास लाओगे तो ये ऐसा फोर्स है कि जो कि फिर ये अनस्टेबल हो जाता है। मतलब जो ही और पास आएगा ये बहुत ही ज़्यादा एनर्जी इसके अंदर आ जाएगी, तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये आपका न्यूक्लियर फोर्स है। समझ में आ गया? ये मतलब बहुत ही शॉर्ट रेंज के लिए लगता है। दूसरा चीज़, और क्लोजर जाओगे और क्लोजर जाओगे तो ये तुम्हारा इधर अट्रैक्टिव है। दिस पार्ट इज योर अट्रैक्टिव फोर्स एंड दिस पार्ट इज योर रिपल्सिव फोर्स। मतलब इसके बाद अगर इसके अंदर गए तो रिपल्सिव हो जाएगा। ये तो पहला नेचर हो गया। तो क्या क्या पॉइंट हो गया? पहला कि वेरी स्ट्रांग फोर्स। दूसरा, बहुत ही स्ट्रांग फोर्स है। ठीक है, वेरी स्ट्रांग फोर्स, लेकिन बहुत ही छोटी रेंज के लिए, फॉर वेरी शॉर्ट रेंज। तीसरा क्या लिख लो? आप लिख लो कि इट इज रिपल्सिव, इट इज अट्रैक्टिव, बट एट यू गो क्लोजर इट बिकम रिपल्सिव। तो इनिशियली क्या है? ये अट्रैक्टिव फोर्स है, और उसके बाद क्या होता है? एंड देन हाँ रिपल्सिव हो जाता है, रिपल्सिव। ये 3 पॉइंट हो गए। और फोर्थ पॉइंट क्या है? ये जो फोर्स होता है ये चार्ज का नेचर नहीं देखता है। मतलब ये प्रोटॉन में भी वैसे ही काम करेगा जैसे प्रोटॉन न्यूट्रॉन में काम करेगा, जैसे न्यूट्रॉन में करेगा।
बेसिकली चार्ज से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। दिस न्यूक्लियर फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ चार्ज, या चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है।